बेटा आज हम बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल डिसीजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आधारित है। ये आप चैप्टर आपके बुक में चैप्टर नंबर 9 के नाम से है। आज हम फाइनेंशियल डिसीजन उसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। आपके हाथ में नहीं है, गॉड के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर आप अपने डिसीजन सही समय पर सही नहीं लेते हैं तो ये आपका अपना खुद का डिसीजन है कि आपने गलत डिसीजन लिए और आप सक्सेसफुल नहीं हुए। इसलिए आपको सही डिसीजन लेने हैं। इसी मोटिव के साथ हम फाइनेंशियल डिसीजन वाला टॉपिक शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सबसे प्राइमरी एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी बनाते हैं, जिनसे हम बिजनेस चलाते हैं, उनकी वेल्थ को, उनके अमाउंट को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स की मनी को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य शेयर धारक की संपत्ति को अधिकतम करना है। इसे धन अधिकतम अवधारणा के रूप में जाना जाता है। इसे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट कहते हैं। अब बेटा हम कैसे अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, अपनी जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। मान लीजिए आज एक कंपनी का शेयर है 100 रुपए का, हम कैसे उसे नेक्स्ट ईयर 110, 120, 150 तक लेकर जाएं। इन सब के लिए हमें 3 बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने होंगे। 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन लेने होंगे जिन्हें हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। हर एक फाइनेंस मैनेजर 3 मेजर डिसीजन लेता है, जिसमें नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मीनिंग है सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। किस तरह से हम फंड्स को इन्वेस्ट करें, कैसे एसेट को हम सिलेक्ट करें, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता है। हाउ टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हमें फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है। व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग विल डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ये हमें डिविडेंड डिसीजन बताता है। देखो, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, ऐसी एक स्टूडेंट है इस फोटोग्राफ में जो आप देख रहे हैं। ये सोच रहा है, सबसे पहला इसने सोचा कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। व्हाट बिजनेस डू आई विश टू स्टार्ट? हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड? दूसरा उसका क्वेश्चन था कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे कितनी मनी चाहिएगी। 3 तरह के इसने बिजनेस सोचे हैं। फ्रूट्स का बिजनेस, बर्गर का बिजनेस, जूसेस का बिजनेस। इसे डिसीजन लेना है कि कौन सा मैं बिजनेस शुरू करूं। दूसरा क्वेश्चन जो था इसका, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आपने कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा होगा। अब इस दूसरे क्वेश्चन के लिए हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, तीसरा क्वेश्चन इसके पास आता है वेयर विल आई गेट दिस मनी, मुझे ये पैसा कहां से मिलेगा। या तो मुझे मेरी मदर देंगी या फादर देंगे, या मैं किसी बैंक से बोरो करूंगा। ये आपका बैंक से बोरो करना या उधार लेना पेरेंट्स से आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है। जब मैं किसी से उधार लूंगा और मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। व्हाट विल आई गिव इन रिटर्न, बदले में मिलेगा क्या मुझे, बदले में मैं दूंगा क्या उन्हें। ये आपका आंसर देगा डिसीजन डिविडेंड डिसीजन। ये आपका आंसर देगा डिविडेंड डिसीजन।
व्हेन ए डिसीजन इज टेकन अबाउट इन्वेस्टमेंट, आज हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। 3 मेन टाइप्स ऑफ डिसीजन है जो हमें लेने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। आज हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम 10 रुपए लगा रहे हैं तो हमारा पैसा अगले साल 12 रुपए हो जाए। when a decision is taken about investment, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो the aim of financial management is to ensure the benefit from the investment exceed the cost so that the some value addition takes place। हमें लाभ जो है लागत से अधिक हो ताकि कुछ मूल्यवर्धन हो सके। वित्तीय प्रबंध इस तरह का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि निवेश से लाभ लागत से अधिक हो ताकि हमारा कुछ मूल्यवर्धन हो सके। हम जब भी कोई इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिसोर्सेज चूज करते हैं। रिसोर्सेज क्या है बेटा? जैसे आपका मनी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। हम ये चाहते हैं कि हमें जो भी हम इन्वेस्ट करें उस रिसोर्स को हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अर्न करना चाहते हैं हम कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले हमें। एक फर्क को यह चुनना होगा कि वह इन संसाधनों का निवेश कहां किया जाए ताकि अपने निवेशकों के लिए वो उच्चतम लाभ संभव लाभ अर्जित कर सके। The investment decision therefore relates to how the firm funds are invested in different assets। हम सबको पता है जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो असेट चाहिए होते हैं, हमें वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं, हमें फर्नीचर चाहिए होता है, हमें ऑफिस चाहिए होता है, एक सुंदर सी बिल्डिंग चाहिए होती है, एक फैक्ट्री चाहिए होती है, कुछ गुड्स का स्टॉक चाहिए होता है। तो फर्म का निवेश की निधियों का निवेश, कैपिटल का निवेश हम किस तरह से करें कि हमारे पास मैक्सिमाइज लाभ हो। निवेश विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे किया जाए, यह निवेश इस निर्णय पर संबंधित है कि फर्म की निधियों का निवेश विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 2 तरह से होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहेंगे, जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेंगे। अब बेटा लॉन्ग टर्म क्या मतलब है और शॉर्ट टर्म क्या मतलब है? 12 महीने से ज्यादा पैसा जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीना, 12 महीने से ज्यादा अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। और 12 महीने से कम या ऑपरेटिंग साइकिल में हम पैसा लगा रहे हैं तो वह हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, शॉर्ट टर्म डिसीजन है। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे हम। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कमिटिंग द फाइनेंस ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। कैपिटल बजटिंग क्या मतलब है? लंबी अवधि के आधार पर वित्त की प्रतिबद्धता। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन और एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड असेट और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। किसी मौजूदा मशीन को बदलने के लिए नई मशीन में निवेश करना या नई अचल संपत्ति प्राप्त करना या नई शाखा खोलना आदि, ये हमारे क्या हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्हें हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? दिस डिसीजन नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो ये हमारा
ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। दीज आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट। इन्हें हम बदल नहीं सकते। अगर हम बदलना भी चाहते हैं इन्हें तो एक बहुत मोटी रकम इसमें लगती है। Therefore, they need to be taken with utmost care. Obviously, a bad capital budgeting decision normally has the capacity to severely damage the financial future of a business. इन फैसलों में आमतौर पर भारी मात्रा में निवेश शामिल होता है। भारी लागत को छोड़कर अपरिवर्तनीय होते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हम बदलना भी चाहते हैं इन्हें तो हमें बहुत सारा पैसा दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन्हीं एसेट्स के लिए। इसलिए स्पष्ट रूप से अत्यंत सावधानी के साथ सभी निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक खराब पूंजी बजट निर्णय सामान्य रूप से किसी भी व्यवसाय के वित्तीय भाग को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। बेटा आपने इसमें फोटोग्राफ में रिलायंस कम्युनिकेशन, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, जेट एयरवेज के बारे में देख रहे हैं। ये सभी वो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले सालों में कुछ गलत निर्णय ले लिए, फाइनेंशियल डिसीजन कुछ गलत ले लिए, जिनसे इस कंपनी को आज वो मुकाम प्राप्त नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब हम कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग को, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमने कोई बिग प्रोजेक्ट शुरू किया है तो हमें कुछ कैश इनफ्लो होगा और कुछ कैश आउटफ्लो होगा। बेटा आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है। कैश इनफ्लो पैसा बिजनेस में आएगा, कैश आउटफ्लो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए बिजनेस शुरू करी है तो कितना पैसा आपके पास आता है और कितना पैसा बिजनेस से बाहर जाता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे पास पैसा इतना जरूर हो कि हमारा इनफ्लो जो है वो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सके। कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपके पास 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3। ब्लू लाइन दिखा रही है कैश इनफ्लो, रेड लाइन दिखा रही है आपको कैश आउटफ्लो और थर्ड लाइन दिखा रही है आपको जो ग्रीन कलर की है, लाइट ग्रीन कलर की, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कैश इनफ्लो कहां ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट 1 में, क्योंकि तीनों ही प्रोजेक्ट में प्रॉफिट तो बेटा इक्वल है, 2 2 2, तीनों ही प्रोजेक्ट में प्रॉफिट इक्वल है। लेकिन हम आउटफ्लो 2 है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट में और इनफ्लो 4 है, तो इसका मतलब हम प्रोजेक्ट 1 चूज करेंगे क्योंकि पहला फैक्टर ये है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं परियोजना का नकदी प्रवाह। When a company takes an investment decision involving huge amount, it expects to generate some cash flow over a period. These cash flow are in the form of a series of cash receipt and payment over the life of an investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering a capital budgeting decision. If anticipated cash flows are more than the cost involved, then such projects are considered. इसीलिए हमने प्रोजेक्ट 1 चूज किया। जब कोई कंपनी भारी मात्रा में निवेश का निर्णय लेती है तो वह कुछ समय के दौरान कुछ नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उम्मीद करती है। यह नकदी प्रवाह क्या है बेटा? एक निवेश के जीवन काल में नगद प्राप्ति
और भुगतान की एक श्रृंखला के रूप में है। हमने कितना पैसा प्राप्त किया और कितना हमने एक्सपेंस किया, इसकी श्रृंखला के रूप में हम नकदी प्रवाह देखते हैं। पूंजीगत बजट निर्णय पर विचार करने से पहले इन नकदी प्रवाह की मात्रा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि प्रत्याशित नकदी प्रवाह शामिल लागत से अधिक है तो ऐसी परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है। अब बेटा एक और फिर क्वेश्चन है आपके लिए, विच प्रोजेक्ट विल बी चूजन, कौन सा प्रोजेक्ट हम चूज करेंगे। 3 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे रखा है, रिटर्न परसेंटेज दे रखी है। इन तीनों में ही रिटर्न परसेंटेज किसकी सबसे ज्यादा है, प्रोजेक्ट 2 की। इसीलिए हम रिटर्न जिसकी सबसे ज्यादा होगी परसेंटेज, हम वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न हमारा सेकंड फैक्टर है, रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम उपार्जन की दर भी कहते हैं। हम वह वाला प्रोजेक्ट लेते हैं जहां हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होती है, हम उसी प्रोजेक्ट को करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट criteria is the rate of return of the project. These calculations are based on the expected returns from each proposal and the assessment of the risk. जब भी बेटा हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारे पास रिस्क तो हमेशा ही रहता है। The investment proposal which ensures highest rate of return is finally selected. जिसकी रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट होगी उसे ही हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मानदंड परियोजना के उपार्जन का दर है। ये गणना प्रत्येक प्रस्ताव से अपेक्षित उपार्जन और इसमें शामिल जोखिमों के आकलन पर आधारित है। निवेश प्रस्ताव जो उपार्जन की उच्चतम दर सुनिश्चित करता है अंत में चुना जाता है। फिर एक क्वेश्चन की तरह से ग्राफ आपके पास आया हुआ है, which project will be choose if after investing same amount we are getting following profit in 4 years, total 150 करोड़। सभी प्रोजेक्ट्स का टोटल 150 करोड़ है। हम इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे, तीनों प्रोजेक्ट्स में से, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 4 तरह के हमें ईयर दे रखे हैं जहां पे हमें प्रॉफिट दे रखा है। पहले प्रोजेक्ट में जो रेड है, ऑरेंज कलर की लाइन है, वो आपका पहला ईयर है, ग्रीन कलर की लाइन आपका सेकंड ईयर है, और पर्पल कलर की लाइन आपका थर्ड ईयर है, और गोल्डन कलर की लाइन, येलो कलर की लाइन आपका 4th ईयर है। हम उस बिजनेस को लेंगे, उस प्रोजेक्ट को लेंगे जहां हमें प्रोजेक्ट के शुरुआती सालों में प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इस तरह से हम कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 3, क्योंकि पहले साल में प्रॉफिट ज्यादा है। आज प्रॉफिट ज्यादा है, चाहे कल कम भी हो तब भी हम उसी प्रोजेक्ट को चूज करेंगे कि आज तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ये फैक्टर है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं regarding the amount of investment, interest rate, cash flow and rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposal which are known as capital budgeting techniques. These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. आज बेटा हमने इस वीडियो में जितने भी फैक्टर्स देखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के देखे हैं, जिन्हें हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, ये पूंजीगत निर्णय लिए जाते हैं इसमें। अब इस जो वीडियो आपने देखी है पूरी, इस वीडियो पे आप पास एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आंसर आप देने की कोशिश करें। राजीव इज ए renowned businessman involved in export business of leather goods. राजीव जो है एक बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट बिजनेस करता है लेदर गुड्स का। Moreover, on the advice of his friends, he decided
to use jute for manufacturing aesthetic handicrafts, keeping in view the growing demand for natural goods. उसके फ्रेंड्स ने उसे एडवाइस किया कि वो जूट से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें हैंडीक्राफ्ट्स को, क्योंकि आजकल नेचुरल गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है. In order to implement his plan, after conducting a feasible study, he decided to set up a separate manufacturing unit for the producing varied jute products. उसने बहुत सारे फैक्टर्स को देखा, स्टडी किया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊंगा अलग से जो जूट प्रोडक्ट बनाएगा. Identify the type of investment decision taken by the Rajiv by deciding to set up a separate manufacturing unit for producing jute product. हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया उसने ये बताना है. उसने बेटा इस क्वेश्चन में कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया है, जिसे हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं. अगर हम ये पूछा जाए कि कौन से दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो हम तीन जो फैक्टर्स पढ़े हैं हमने, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट या रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, तो हम कोई से दो आंसर लिख सकते हैं कि ये दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. नंबर 1 कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर 2 रेट ऑफ रिटर्न. इस तरह से बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो हम आगे के लिए वित्तीय निर्णय वाली स्लाइड्स लेंगे कि वित्तीय निर्णय क्या होता है और कैसे लिया जाता है.